हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपका टीच गरी चैनल पर। और कल हमने सॉइल टेक्सचर पढ़ रहे थे। सॉइल टेक्सचर हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो उस अनुसार सॉइल टेक्सचर कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने 16 सॉइल ऑफ पार्टिकल साइज कितना है, सॉइल टेक्सचर का जो वैल्यू साइज कितना है, जैसे आपका इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, इसने किस आधार पर अपना साइज दिया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कृषि विभाग पद्धति यानी यूएसडीए है, उसने किस आधार पर इसका जो स्ट्रक्चर था, जो मतलब इनका पार्टिकल का जो साइज़ था एमएम में दिया था, किस चीज़ में दिया था, ये काफ़ी अच्छे से हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लीज़ गाइस, जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट में हमने बालू पढ़ा था, जिसका साइज सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे मिल रहा था, तो बालू का साइज सबसे पहले आ रहा था, तो बालू को ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या था कि बालू था सैंड वाली, यानी बालू का क्या है कि कण मोटे होंगे, तो कण होगा सिंपल सिंपल चीज़ें याद रखना है। कण मोटे होंगे, कण मोटे होंगे तो जो बीच में स्पेसिंग वाली जो प्रोसेस होगी वो ज़्यादा होगी, समझ रहे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी क्योंकि इसमें पोर्स हैं वो कम होंगे। ठीक है, उपस्थिति बुरबुरा होता है, जिससे वायु जल संचार प्रोत्साहित रहता है। ठीक है, और जल निकास में सुविधा रहती है। इसके कणों का बड़े आकार होने के रंध्र होने से जल का रिसाव शीघ्र होता है और वायु का जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। समझ में आ गया कि वायु की जल धारण क्षमता यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। अब अगला है सिल्ट, सैंड सिल्ट हो गया। तो अगला आएगा सिल्ट। सिल्ट में क्या है कि भाई इससे थोड़े से कण थोड़े से बारीक होंगे। कण अनियमित आकार के होते हैं, जलदान क्षमता बालू की अपेक्षा में अधिक होती है, मृत्तिका से कम होती है। ठीक है, और इसमें बालू जो की अपेक्षा केसीय रंध्र जो की संख्या होती है, केसीय रंध्र का वो होता है जिसमें केसीय जल होता है। ठीक है, मतलब सोइल पार्टिकल्स के बीच में हल्के हल्के छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे केसीय रंध्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें वायु में जिसमें मृदा में अधिक जल रहता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगिता है। इसमें संकुचन अधिक नहीं होता, वो चूर्ण भी बन सकता है। सिल्ट व मृत्तिका जीवाश्म पदार्थ की उचित मात्रा होती है, फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। देखो सिल्ट मृदा है ना, फसलों के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त है, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती, फसल उत्पादन अच्छे से हम कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं मृत्तिका। मृत्तिका का इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मृत्तिका से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको भी समझाऊंगा। पहले हमें मृत्तिका से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यानी मृत्तिका क्या है, क्ले है। अब इसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा होंगे, यानी मृत्तिका क्ले में अत्यधिक क्रियाशीलता होती है और मृदा की भौतिक व रासायनिक गुणों की योगदान देती है। ठीक है, इसके कणों सटे रहते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जल मिलने पर फूल जाते हैं और सूख जाने पर सिकुड़ जाने की दरारें बन जाती हैं। शीत ऋतुओं में ये मृदाएं ठंडी व चिपचिपी बनी रहती हैं। ऐसी मृदाएं शीघ्र जलाक्रांत होती हैं। इनकी जल गैसीय विलय लवणों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, अब पूछ सकते हैं कि कले का जो सी एन अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 20 अनुपात मतलब 10 अनुपात 1/20। इस प्रकार सी एन अनुपात होता है। कार्बन 1% हो गया, 10% 1% हो गया, उस पर 20 अनुपात सी एन हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, तो मृत्तिका का काफ़ी अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम काफ़ी अलग से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में क्या दिखा हुआ है, सिर्फ यही समझते हैं कि शीत ऋतु में मृदा ठंडी बढ़ जाती है, और ये क्या होती है, इससे बताए मतलब जो सैंड सिल्ट आई थी, दोनों मृदाओं से क्या होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ भी और रासायनिक पदार्थ काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं इस मृदा के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं इनमें। उपरोक्त तीनों कण वर्ग के कणों के अनुपात को आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया है। जब ये तीनों कणों का एक विशेष अनुपात मिलता है, तब तीनों कणों का विशेष अनुपात मिलता है, तो इसे मिश्रण के रूप में विशेष नाम दिया जाता है, उसे मृदा घटाकार वर्ग कहा जाता है। मृदा घटाकार घटन का वर्ग क्या मतलब, सोइल टेक्सचर कहा जाता है। अगर तीनों का मिश्रण रूप आ जाए और इनको तीनों के मिश्रण को अध्ययन किया जाए या उसको स्टडी किया जाए, तो उसको हम मृदाकार गठन कहते हैं। यूएसडीए मतलब यूएसडीए की पद्धति के अनुसार वर्ग को निम्न सारणी के अनुसार दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये अपन को देखना पड़ेगा। यूएसडी अलग तरीके से सारणी को रखा है, मतलब अलग अलग तरीके से इसमें रखा गया है। समझ रहे हो, इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से ये रखा गया है कि कितना परसेंट किसमें क्या है। ठीक है, जैसे हम बालू को लेते हैं, तो यूएसडी के पद्धति के अनुसार जैसे बालू को लेते हैं, तो इसमें बालू क्या होती है, बालू तो होती है 20 से 100% बालू परसेंट होती है, और उसके बाद सिल्ट जो होती है 0 से 20%, मृत्तिका भी 0 से 20%, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। उसी तरीके से हमारा बालू लोम है, तो उसमें 50 से 80%, वह उसी तरीके से मृत्तिका सिल्ट कुछ नहीं होती इसमें। लोमी में भी 30 से 50% बालू होती है और 30 से 50% सिल्ट होती है लोमी में। ठीक है, और 0 से 20% यहाँ पे मृत्तिका कले होती है। ठीक है, उसी प्रकार सिल्ट लोम में होते हैं 0 से 50, मतलब बालू होती है, और 50 से 100 जो होती है वो सिल्ट होती है, और बाकी मृत्तिका इसमें होती नहीं है सिल्ट वालों में। और
जो अपनी बलुई कले लोम होती है उसमें 50 से 80% तक तो क्या होती है, बालू होती है बलुई कलों में, और बाकी सिल्ट इसमें होती नहीं है। मृतिका होती है इसमें 20 से 30%। ठीक है, उसके बाद में सिल्ट कले लोम में आता है 0 से 30% बालू होती ही नहीं है सिल्ट कले में, और 50 से 80% सिल्ट होती है, और 20 से 30% कले होती है। अब कले लोम में क्या होगा, बालू भी है 20 से 50%, यानी 20% भी हो सकती है, 50% तक के बीच में रेंज होती है, उस परसेंट तक हो सकती है। और 20 से 50 की रेंज में ही सिल्ट होती है, और 20 से 30 की रेंज में कले लोम जो होती है, कले लोम होती है। इसमें बलुई कले जो होगी यहाँ पे अपनी होगी 50 से 70, और 20 से, और बाकी सिल्ट इसमें होती नहीं है। और मृतिका कले 30 से 50 होती है। सिल्ट होती है उसमें 0 से 20, मतलब बालू होती नहीं है। और सिल्ट कले में अपनी यहाँ पे सिल्ट पाए जाते हैं 50 से 70, और 30 से 50 यहाँ पे क्या पाई जा रही है, अपनी कले पाई जाती है। ठीक है, और कले जो मेन इंपॉर्टेंट है कले, जिसमें अपनी बालू तो होगी ही नहीं, और इसमें सिल्ट भी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि कले में बालू भी नहीं होती और सिल्ट भी नहीं होती, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कले होती है। मतलब कितनी होती है, 30 से 100%, मतलब 0 से 100% तक यहाँ पे कले हो सकती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, आपको हल्का हल्का देख लेना इस सीक्वेंस से। वैसे काफ़ी कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन रीडिंग करने की पर्पज़ से इसको आपको ज़रूर देख लेना, कि ताकि ये आपको मेमोराइज रहे, याद रहे। ठीक है, अब समझते हैं बालू को। बालू का काम क्या है, देखो आपसे एरिडोसोल, ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे कि पूछा जाएगा एरिडोसोल मर्दाओं का क्या उदाहरण, तो एरिडोसोल मतलब लोनी छारे, एरिडोसोल का मतलब क्या होता है, एरिड एरिया मतलब जहाँ शुष्क एरिया हो, तो वहाँ पे बालू मर्दाएं होंगे, और वहाँ पे कौन सी सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। रेगिस्तानी क्षेत्रों में नदी व समुद्र के किनारों में बालू मृदाएं पाई जाती हैं। इन मृदाओं में जीवाश्म पदार्थ व चिपचिपाव का अभाव होता है। जो आपके जीवाश्म जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, जीवाश्म पदार्थ, उनका क्या होता है, अभाव होता है यहाँ पे। शुष्क दशा में हाथ से दबाकर छोड़ने पर यह बिखर जाती है। जब धारण क्षमता प्राय कम होती है, इनमें चिकनी मिट्टी, जीवाश्म पदार्थ, खाद का प्रयोग करके खरबूज, देखो खाद का प्रयोग करके खरबूज, तरबूज, लौकी, ककड़ी व कुष्मांड कुल की सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल सा याद रख लेंगे कि जहाँ पे बलू मृदा होगी, जिसका बलुई सॉइल होगी, वहाँ पे हम जो मोस्टली रूप से जो कुष्मांड कुल की, कुकुरबिटेसी वाली जो होती है ना, कुष्मांड कुल की जो सब्जियाँ, कुष्मांड कुल की जो मोस्टली रूप से जो सब्जियाँ होती हैं, उनको हम उगा सकते हैं। जैसे खरबूजा हुआ, तरबूजा हुआ, लौकी हुई, ककड़ी हुई, अभी जो फिलहाल जायद की जो किस्में होंगी, उनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। खाद में प्रयोग होने पर धीरे धीरे ये क्या होती है, उपजाऊ होने लगती है। ठीक है, अब खाद प्रयोग होगा तो धीरे धीरे क्या होगी, उपजाऊ होगी। ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये सिर्फ ये याद रख लेना कि कौन कौन सी हम लगा सकते हैं और कौन कौन सी हम लगा नहीं सकते। ठीक है, अब क्या होता है बलुई दोमट, ये बलुई दोमट जो सैंडी लोमी सॉइल, मतलब बलुई दोमट जो मृदा है ना, ये सबसे बेस्ट मृदा है, सबसे बेस्ट मृदा है। ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए बलुई दोमट मृदाएं चाहिए होती। तो जैसे सूखी मृदा को हाथ में लेकर मसलने पर इसकी आकृति बनती है, किंतु बल हटाने पर आकृति समाप्त हो जाती है। अर्थात मृदा में मसलन पर बनी आकृति सावधानी से रखने पर बनी रहती है। इस प्रकार मृदा में कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जैसे बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज जैसी फसलों में आसानी से उगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि बाजरे में जो बलुई दोमट जो मृदा होगी, वो बाजरे, मूंगफली, आलू, प्याज, तो ये याद रख लेना। सिर्फ मूंगफली का याद रखना यहाँ पे कि मूंगफली के अंदर बलुई दोमट मृदा चाहिए होती, आलू, प्याज, इनके लिए भी बलुई मृदा चाहिए होती है। और मोस्टली रूप से यही, जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, ये मोस्टली रूप से क्या है, ज़मीन से जो पोषक तत्व है उनको अच्छे से अवशोषित करते हैं। तो आपको उसी तरीके से इसको मेमोराइज कर लेना। अब चलता है दोमट मृदा। ठीक है, दोमट मृदा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। अलग अलग आपको ये याद रखना है कि कौन सी फसल के लिए कौन सी मृदा चाहिए होती है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, दोमट मृदा। अब ये दोमट मृदा में अभी पढ़ा था कि बालू, सिल्ट और मृतिका की मात्रा लगभग समान होती है, तीनों की समान होती है। दोमट चमकीली होती है, लचीली होती है, वह शुष्क मृदा को दबाने पर बनी आकृति को सावधानी पूर्वक रखने पर ज्यों की तो बनी रहती है। ठीक है, मतलब सावधानी पूर्वक रखी, ज्यों की तो यहाँ पे बनी रहेगी। और आर्द्र मृदाओं को मसलने पर बनी आकृति वह बिना टूटे यथावस्थ रहती है, मतलब बिना टूटे यथावस्थ रहती है। यह मृदा अच्छे जलदान क्षमता व फसल उत्पादन के सर्वोत्तम रहती है। अब दोमट जो मृदा है ना, एक तो बलुई दोमट अच्छी रहती है, मतलब नॉर्मल रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन दोमट सबसे बेस्ट होती है। सबसे बेस्ट कौन सी होती है, दोमट। तो फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मृदा कौन सी आ गई, अपनी दोमट मृदा गई, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू
एनसीईआरटी, इसको याद रख लेना, कन्फर्म है, याद रख लेना। सफलतापूर्वक हर फसल की जाती है। अब ये जो है सिल्ट दोमट, जिसको बोलते हैं सिल्ट दोमट मृदा बोलते हैं, तो ये क्या होती है, मृदा जब शुष्क होती है तो उसे ढेले में बन जाते हैं। मतलब आपने जो सिल्ट दोमट जो मृदा होती, हल्की हल्की सिल्ट पर मतलब चिकनाहटपन उसमें आना ही जगह जाएगा, वो मृदा क्या होगी, ढेले के रूप में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ढेले के रूप में वो तब्दील यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो समझिए, यानी सरलता ये क्या होती है, ढेले बन जाते हैं और सरलता से टूट जाते हैं। ओट होने पर उसकी जुताई की जाए तो भुरभुरी भी मुलायम भी हो जाती है। ठीक है, शुष्क व आर्द्र क्षेत्रों की दिशाओं में दबाने व वांछित आकृति बनाए रखती है, जिससे सुरक्षित रखा जा सकता है। मृदा में जल धारण क्षमता अच्छी होती है, वह कृषि के लिए यह भी अच्छी होती है। कृषि के लिए क्या होती है भी अच्छी होती है। और जो ढेले वाली जो मृदाएं होती है वो मोस्टली रूप से किसके लिए काम में ली जाती है, चने के रूप में। जो चना होता है उसके लिए ढेले वाली मृदाएं उपयोग में ली जाती है। जो ढेले वाली मृदाएं होंगी, चिकनी मृदाएं होंगी, ढेले वाली मृदाएं होंगी, वो चने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रख लेना, चने के लिए ढेले वाली जो मृदाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढेले वाली जो मृदाएं चने के लिए है ना, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप याद रख लेना कि सिल्ट दोमट जो मृदाएं हैं वो मोस्टली रूप से चने के लिए काम में ली जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं मृत्तिका दोमट। अब मृत्तिका दोमट समझ लेते हैं। सिर्फ इनको क्रॉप याद रख लेना है और जो सीक्वेंस है उसको याद रख लेना, बाकी ध्यान नहीं रखना, बाकी सुनते रहना है बस। ठीक है, अब मृत्तिका क्ले लोमी जो सॉइल होगी महीन होगी, मतलब उससे ज़्यादा महीन होगी। ठीक है, मृदा महीन होगी, इसमें पर्याप्त चिकनाहट होती है। मतलब उसमें चिकनाहट थी लेकिन इसमें और भी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। तो अब ये सोच के देखोगे, जब इसमें चिकनाहट और भी ज़्यादा होगी तो जो अच्छी क्रॉप होंगी, जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे राइस हुआ, पेडी हुआ, तो जिनको ये मृदा चाहिए होगी, मतलब क्ले लोमी सॉइल, समझ रहे हो ना, क्ले लोमी सॉइल, तो समझ लेते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो मृदाओं में क्या होता है, उंगलियों दबाने पर पट्टी यानी रूबीन बनती है। पट्टी बन जाती है उंगली दबाने में, जैसे पट्टी सी दब जाती है ना, आप कभी कभी बचपन में ऐसे करते खेलते रहते पट्टी, जो क्या सरलता से टूट जाती है। आर्द्र मृदाओं में स्थायी आकृति बन जाती है। जब इसकी गोलाई बनाई जाती है तो यह छोटी व टुकड़ों में सरलता से नहीं टूटती। इसमें क्या होता है, धान गन्ने की फसल सफलतापूर्वक की जा सकती है। क्ले लोमी सॉइल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि ये रिवाइज एनसीईआरटी है। और रिवाइज एनसीईआरटी है तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही है, कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो रिवाइज एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंफर्म बनने वाला है, समझ रहे हो। रिवाइज एनसीईआरटी है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंफर्म बनने वाला है, तो इसको आप याद रख लेना बिल्कुल भी, क्योंकि जो क्ले लोमी सॉइल है वो धान में गन्ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ से याद रख लेना, बाकी और कहीं से याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आती है क्ले सॉइल। अब ये क्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब ये कौन सी फसल के लिए होगी, किस तरीके से होगी, इसको भी याद रख लेना। बल्कि क्ले लोमी सॉइल को जरूर याद रखने के, धान की उसके लिए होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल क्या करेगी, क्ले याद रखना, मृत्तिका याद मत रखना। मृत्तिका का इसका साइज बहुत बार पूछा जाता है, 0.002 m से कम। ठीक है, मतलब साइज बहुत बार पूछा है। महीन गठन वाली मृदा ऐसी होती हैं जो सूखने पर कठोर आकृति व ढेले का निर्माण करती हैं। आर्द्र अवस्था में चिपकी होती हैं, अधिक लचीली व उंगलियों के बीच दबाने पर बहुत लंबी पट्टियों का निर्माण होता है। इस मृदा में हल भारी चलता है, मतलब हल भारी चलता है क्योंकि चिकनाहट होता है, इसलिए इन्हें भारी मृदा भी कहते हैं। भारी या ढेले वाली मृदा कहते हैं। देरी से सूखने वाली मृदा होती है, इन्हें ठीक समय तक देरी से फसल पकती है। जीवाश्म खादों का प्रयोग से इन मृदाओं में भुरभुरापन आता है, जिससे वायु संचार बढ़ता है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। अब जीवाश्म पदार्थ डालने से भुरभुरापन क्यों आता है, आपको समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, आप समझिए कि पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी दोनों ही जब आप खाद डालते हैं तो सोइल की कम हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया कि पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी अगर आप खाद डालते हैं तो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो खाद का मोस्टली रूप से जो सोइल की वजह से जो वजन है वो कम होता है। तो उसी तरीके से अगर इसमें आप खाद डालेंगे तो जो स्पेसिंग होगी, जो उनका वजन होगा वो कम हो जाएगा, स्पेसिंग होगी बढ़ जाएगी। तो उस तरीके से यहाँ पे सही वाला प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले अब हम चलते हैं लास्ट बचा हुआ सिल्ट मृदा। सिल्ट को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सिल्ट मृदा क्या है। कृषि के लिए इसका कण वर्ग उपयोगी है। इस मृदा में फसलों की अच्छी उपज होती है। सिल्ट मृदा में क्या होती है, मृदा की सबसे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मृदा क्या थी, एक तो लोमी सॉइल थी, एक सिल्ट सॉइल थी। मतलब क्या थी, कौन कौन सी सॉइल थी, एक तो अपनी ये सॉइल थी क्ले, ये थी मतलब अपनी क्ले लोमी सॉइल थी जिसमें अपनी धान गन्ना के लिए होती थी। उसके बाद सिल्ट लोमी सॉइल थी जिसमें जल धारण सबसे इंपॉर्टेंट ये थी दोमट मृदा। और दोमट मृदा से भी इंपॉर्टेंट बलुई दोमट, जो सब ज़्यादातर फसलों में उपयोग की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद में चलता है मृदा गठाकार की इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मतलब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अब समझते हैं। उचित
मृदा कणाकार उचित होने पर कृषि के कार्य का ठीक प्रकार से किया जाएगा, मतलब उचित होगी तो मृदा का कणाकार ठीक प्रकार से इसमें किया जाएगा। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए मतलब उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और फसलों को पोषक तत्व देने में सहयोग करता है। मृदाओं में उपयुक्त नमी बनी रहती है, अगर कणाकार सही होगा, मतलब इनका जो कण होंगे उनका स्ट्रक्चर जो सही होगा तो इसमें क्या होगा, नमी भी अच्छी बनी रहेगी और पौधों को पोषक तत्व भी बहुत ही आसानी तरीके से अच्छी तरीके से मिलेंगे। उचित वायु संचार होता है और उचित मृदा ताप रहता है तथा मृदा मुलायम व भुरभुरी रहती है। जलदान क्षमता भी अच्छी होती है। ठीक है, मतलब एक सिस्टम दोनों का बैठा रहता है, मतलब एकदम एडजस्टमेंट होता तो वहाँ पे आपका सही सिस्टम रहता है। ठीक है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ से शुरू हो जाता है कि मृदा में जो प्राथमिक कण होते हैं, मृदा में प्राथमिक कण कौन कौन से हैं, जैसे कण, बालू, सिल्ट एवं मृतिका। मतलब जो ये प्राथमिक कण है, बालू, सिल्ट, कले, मृतिका, ये जो तीन है प्राथमिक कण है, प्राथमिक रूप से संयुक्त होकर एक प्राथमिक समुच्चय का निर्माण करते हैं। प्राथमिक समुच्चय का निर्माण करते हैं, इन्हें प्राथमिक कणों का समुच्चय की किसी प्रतिरूप की व्यवस्था करते हैं और इन्हें समुच्चय यानी एग्रीगेट्स, इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी में कभी भी नहीं पूछता समुच्चय, इंग्लिश में पूछता है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब यही होता है कि प्राथमिक जो कण है उनका आपसी में जुड़ना, मतलब उनका आपस में जुड़ना, एक निर्माण के प्रोसेस होना, उसके कणों का आपस में जुड़ना और निर्माण के प्रोसेस होना, उसे ही एग्रीगेट्स कहते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत बार कहते हैं कि जैसे आपको ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो अपनी जो एग्रीगेट्स की जो प्रोसेस होती है, एग्रीगेट्स की जो प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मोस्टली रूप से जो आपके खाद होते हैं ना, वो कणों को चिपकाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। उसी तरीके से अगर हम ये बात करें कि जैसे आपके प्लांट आपने लगाए तो जो उनकी रूट वाला जो एरिया होता है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट करता है जिसकी वजह से एग्रीगेट्स प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एग्रीगेट प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या है, कण चिपकने लग जाएंगे और कण चिपकने लग जाएंगे तो उनमें केस ये जो रंध्र होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो केस रंध्र बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, पोषक तत्व भी अच्छे होंगे और जल धारण क्षमता भी वहाँ पे आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट हो गया, आपको इसको हमेशा याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, मृदा संचार कहा जाता है और प्राकृतिक रूप से पुंज यानी ढेला कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से तो इसको ढेला कहा जाता है, वैसे इसको मृदा संचार कहा जाता है। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने पढ़ा, सोइल टेक्सचर ही हमने पढ़ा और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोइल स्ट्रक्चर। टेक्सचर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। और सोइल टेक्सचर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, सोइल टेक्सचर को किसी भी खाद व उर्वरक डालने से सोइल टेक्सचर को चेंज नहीं किया जा सकता। सोइल टेक्सचर में बलुई दोमट जो मृदा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी कले लोमी सोइल जो इंपॉर्टेंट है, जो महीन कणाकार व ढेले वाली जो मृदाएं होती हैं, जो कले लोमी सोइल वह गन्ने व धान के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप टिक मार लेना, अंडरलाइन कर लेना, बाकी आप देख सकते हैं अपने सर। और बाकी शुष्क मृदाओं के लिए आप ये याद रखना है, शुष्क मृदाओं जो कुष्मांड की जो सब्जियां हैं वहाँ पे हम उगा सकते हैं, ये याद रख लेना। बाकी और क्या कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप ख्याल रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू गाइस।